जय श्री राम भारतवासियों। मैं दिवाकर सिंह वर्तमान भारत में आप सबों का स्वागत करता हूं। मित्रों, मैं और मेरा राजतंत्र की श्रृंखला में मैं आज वार्ता करने वाला हूं राजतंत्र और सामंतवाद। दो मुख्य शासन प्रणालियां हैं, राजतंत्र और सामंतवाद, जिसने इस धराधाम पे, इस भूभाग पृथ्वी पे सबसे लंबे समय तक विभिन्न क्षेत्रों में शासन की प्रणालियां रही हैं। परंतु इससे पहले कि मैं राजतंत्र और सामंतवाद का विश्लेषण करूं, मैं आप लोगों को स्पष्ट कर दूं कि अभी तक मुख्य रूप से 4 प्रकार की शासन प्रणाली पाई जाती है, जो विश्व के किसी भी राज्य में प्रशासन के काम को और शासन के कार्य को संभालने का उत्तरदायित्व लिया है। वह सैद्धांतिक रूप से और व्यवहारिक रूप से प्रयोग में रहा है। वह 4 शासन प्रणालियों में सबसे प्राचीन और प्रमुख शासन प्रणाली है लोकतंत्र, लोकशाही, लोकतंत्र, डेमोक्रेसी इसे कह सकते हैं। यह सबसे प्राचीन शासन प्रणाली है और विकासवादी सिद्धांत, सामाजिक समझौते का सिद्धांत, जो भी विकासवादी सिद्धांत या सामाजिक समझौते का सिद्धांत है, उसके अनुसार भी सबसे प्राचीन शासन प्रणाली लोकतंत्र है। परंतु समझने में किसी प्रकार की असुविधा होने की स्थिति में मैं आप लोगों को दूसरी टिप्पणी बता देता हूं। सामान्यतः पाठ्य पुस्तकों में और आम जनमानस में यह धारणा है कि सबसे प्राचीन शासन प्रणाली राजतंत्र है, परंतु ऐसा ना भारतीय दर्शन कहता है और न ही ऐसे पाश्चात्य दर्शन में ये विचार हैं। किसी भी दार्शनिक, जो पॉलिटिकल फिलोसफर हैं, राजनीतिक दार्शनिक हैं या सामाजिक दार्शनिक हैं या विकासवादी सिद्धांत हो, वह इसकी मान्यता नहीं देते हैं। परंतु पाठ्य पुस्तकों में भी पढ़ने में राजतंत्र को सबसे प्राचीन शासन प्रणाली मान लिया जाता है। परंतु भारतीय दर्शन और पाश्चात्य दर्शन में सबसे प्राचीन शासन प्रणाली लोकतंत्र ही है। लोकतंत्र से आप सभी लोग खूब अच्छी तरह से परिचित हैं, जिसमें मनुष्य सामाजिक व्यवस्था को संचालित करने के लिए आपस में बातचीत करते हैं और एक दूसरे से सहयोग लेकर के एक सामाजिक व्यवस्था चलाते हैं। यह लोकतंत्र है। ऐसी व्यवस्था वेदों में भी है, पुराणों में भी इसका वर्णन है और भारतीय दर्शन में इसका खूब अच्छे से वर्णन है। और पाश्चात्य दर्शन में, चाहे सबसे प्राचीन यूनानी दार्शनिक हो, वहां भी आप एथेंस, स्पार्टा इत्यादि के बारे में इतिहास में जानते हैं, वहां भी लोकतंत्र की उपस्थिति पाई जाती है। मेसोपोटामिया की सभ्यता इत्यादि जो इतिहास का गहरा अध्ययन करते हैं, वह भी जानते हैं कि कहां कैसे लोकतंत्र था और कालांतर में वह किस प्रकार से विभिन्न शासन प्रणालियों में बदला। तो सबसे प्राचीन शासन प्रणाली है लोकतंत्र। इसके बारे में आप लोग अच्छी तरह से समझते हैं कि लोकतंत्र किस प्रकार से होता है। कुछ समूह के लोग, एक ही प्रकार के सामाजिक समूह के लोग आपस में बातचीत करके अपने बीच सबसे समझदार व्यक्ति या प्रौढ़ व्यक्ति को नायक, अधिपति, सरदार चुन लेते हैं और वह क्षणिक और अल्पकालिक होता है। आवश्यक नहीं कि जैसे आज के समय में लोकतंत्र में आप समझते हैं कि 5 वर्षों के लिए, 6 वर्षों के लिए चुना जाता है। लोकतंत्र यह शासन प्रणाली नहीं है। लोकतंत्र से तात्पर्य होता है किसी भी समस्या के समाधान के लिए लोग सामूहिक रूप से विचार विमर्श के द्वारा निर्णय लेते हैं, तो यह लोकतंत्र है। अन्य कोई भी शासन प्रणाली लोकतंत्र नहीं कही जा सकती। अब लोकतंत्र से आगे की बात, दूसरी प्रमुख शासन प्रणाली है जिसे कहा जाता है अधिनायकवाद। मैंने दूसरे नंबर पर अधिनायकवाद की चर्चा की है, लेकिन शास्त्रों में और पाठ्य पुस्तकों में दूसरे नंबर पर राजतंत्र को रखा जाता है। परंतु मैंने यहां अधिनायकवाद की चर्चा की है क्योंकि विकासवादी सिद्धांत की दृष्टि से और ऐतिहासिक दृष्टि से यह मेरा अनुभव है कि दूसरे नंबर पे अधिनायकवाद है। और यह सिर्फ मेरा विचार नहीं है, ऐसा विचार यूनानी दार्शनिक प्लेटो ने भी दिया है
कि लोकतंत्र से ही तानाशाही जन्म लेती है। जी हां, लोकतंत्र से ही तानाशाही जन्म लेती है। प्लेटो का दर्शन है, क्योंकि उसने लोकतंत्र के जमाने में जन्म लिया था। यूनान का लोकतंत्र विशुद्ध रूप से लोकतांत्रिक प्रणाली थी। जब कोई लोकतंत्र की व्यवस्था लगातार एक ही व्यक्ति को सरदार चुनती है, तो वह सरदार या अधिपति जब अस्थायित्व ग्रहण कर लेता है, तो यह अधिनायकवाद, तानाशाही, डिक्टेटरशिप में बदल जाती है। क्योंकि लोकतंत्र अल्पकालिक प्रशासनिक व्यवस्था है, परंतु कोई भी लोकतंत्र जब पूर्णकालिक व्यवस्था में बदल जाता है या दीर्घकालिक व्यवस्था में बदल जाता है, तो स्वाभाविक रूप से यह तानाशाही या अधिनायकवाद में बदल जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि लोकतंत्र हमेशा सामाजिक समझौते पर निर्भर करता है, और सामाजिक समझौता अस्थायित्व नहीं प्रदान कर सकता। क्योंकि सामाजिक समझौते में आज की समस्या का समाधान किसी ए नाम के व्यक्ति के पास है, तो अगली बार जब समस्या आएगी तो हो सकता है कि ए नाम के व्यक्ति के पास वह समाधान न हो, तो दूसरी समस्या के लिए बी नाम का व्यक्ति सामाजिक समूह का नेतृत्व कर सकता है और करेगा भी। तो इस प्रकार से यह लोकतंत्र सचल प्रशासनिक व्यवस्था है। परंतु अगर एक ही व्यक्ति बार बार किसी समूह का नेतृत्व करने लगता है, तो समूह के अन्य लोग राजनीतिक रूप से सक्रिय नहीं रह जाते हैं और पूरी तरह से उस एक व्यक्ति के प्रति आश्रित हो जाते हैं। फिर वह अधिपति अपनी सत्ता का दुरुपयोग करने लगता है और सदैव सत्ता का उपभोग और उससे लाभ का संग्रह करने लगता है, जिससे अधिनायकवाद की उत्पत्ति हो जाती है। और यह बहुत लंबे समय तक बार बार जब भी लोकतांत्रिक व्यवस्था उत्पन्न होती है, जहां पे लोग सामाजिक समझौते से शासन व्यवस्था संभालते हैं, जहां लोगों के विचार का संकेंद्रण एक व्यक्ति में निहित हो जाता है, वहीं पर अधिनायकवाद पनप उठता है। क्योंकि कोई भी अधिनायक स्वयं अपने विचारों से और अपनी गतिविधि से, अपने कार्य से जनता पे नियंत्रण नहीं रखता। उसकी सारी राजनीतिक शक्ति बहुत सारे लोगों के सहयोग से उत्पन्न होती है। लोकतंत्र में कोई एक व्यक्ति पूर्ण सत्तावादी कभी नहीं होता, संप्रभुता उसके पास नहीं होती। 10 लोग अधिक जिसके समर्थन में हो गए, वही उस समूह का अधिपति, अधिनायक हो जाता है और 10 लोगों के विचार के अनुसार ही वह शासन चलाता है। अपना व्यक्तिगत उसका कोई अधिकार और कर्तव्य नहीं होता है। फिर भी अगर कोई अपना व्यक्तिगत अधिकार और कर्तव्य स्थापित करने लगता है, तो उस व्यक्ति को अधिनायक कहा जाता है और वह उन लोगों के द्वारा उन लोगों पे बलपूर्वक अपने विचार थोपने लगता है जो लोग उसके विरोधी होते हैं या उससे सहमत नहीं होते हैं। कुछ लोग जो कुछ लाभ के कारण, वह लाभ किसी भी प्रकार का हो सकता है, शारीरिक, मानसिक या जैविक, किसी भी प्रकार का लाभ उसको मिल रहा है। आज के समय जैसे आर्थिक लाभ नहीं मिल रहा है, तो कुछ लोग जिससे आर्थिक लाभ संभव है, वह अपने लिए एक कठपुतली जमा कर देता है, बना देता है कठपुतली को शासन का प्रमुख, और उसके बहाने उसके नीचे के लोग, उसके समर्थक लोग सत्ता का उपभोग करने लगते हैं। तो यह अधिनायकवाद है। तो अधिनायकवाद को थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूं संक्षिप्त रूप से। जब किसी एक व्यक्ति के समर्थक उस एक व्यक्ति के नाम के आधार पर सत्ता का उपभोग करने लगते हैं, तो यह व्यवस्था लोकतंत्र की अधिनायकवादी व्यवस्था में परिवर्तित हो जाती है। और ऐसा कालखंड में अक्सर होते रहता है। अपमानित केवल एक अधिनायक होता है, लेकिन उससे लाभ कई लोग ले रहे होते हैं सत्ता के। अधिनायक के अधीन लोग
सत्ता का उपभोग कर रहे होते हैं, यह अधिनायकवाद है। इसमें सत्ता का चेहरा वह एक व्यक्ति दिखता है, लेकिन वास्तव में वो होता नहीं है। इसे डिक्टेटरशिप भी कहते हैं, जैसा आप इतिहास में रोमन अंपायर के अधीन जूलियस सीजर को जानते हैं। आधुनिक इतिहास में एडोल्फ हिटलर और वर्तमान काल में किम जोंग उन कहलाते हैं। ये डिक्टेटर का प्रसिद्ध उदाहरण है, लेकिन वास्तव में वो अकेला सब कुछ सत्ता का उपभोग नहीं कर रहा होता है, क्योंकि वह लोकतंत्र का से जन्मा हुआ व्यक्ति होता है, इसलिए वह सत्ता का अकेला उपभोग कभी नहीं कर रहा होता है। उसके नाम पे उसके अधीनस्थ जो सत्ता का उपभोग कर रहे होते हैं लोग, वो लाभान्वित होते हैं, बदनाम वो व्यक्ति होता है, और वो उस व्यक्ति को एक कठपुतली की तरह स्थापित रखते हैं सत्ता में। क्योंकि और कोई ही लोकतांत्रिक व्यवस्था में निर्णय एक व्यक्ति कभी नहीं लेता। अधिनायक व्यवस्था में भी एक व्यक्ति निर्णय नहीं लेता। चाहे जूलियस सीजर भी संसद यानी सीनेट, रोमन अंपायर में सीनेट का प्रतिनिधित्व करता था, वहां सीनेटर्स के पास बहुत ज्यादा अधिकार थे। उसे कुछ दिनों के लिए डिक्टेटर बना दिया गया, और अगर सत्ता का लाभ लेने वाले लोगों को लगा कि अगर जूलियस सीजर सत्ता में बना रहेगा तब तक उनके सारे राजनीतिक और जो भी हित वो चाहते थे वह सत्ता का उपभोग कर सकते हैं, इसलिए डिक्टेटर का पद बढ़ाया जाता रहा, समय काल बढ़ाया जाता रहा। इस प्रकार से जूलियस सीजर रोमन अंपायर में डिक्टेटर बना रहा। आज के समय में भी एडोल्फ हिटलर के साथ भी यही था, वह चमत्कारी नेता बन के उभरा। तो क्या सब निर्णय वो अकेले रहा था? क्या अकेले ही युद्ध लड़ रहा था? यद्यपि उसके पीछे बहुत सारे उसके अनुचर थे, और जो सत्ता का उपभोग करते थे, हाइमर हिमलर, गोएबेल्स, ये सभी इतिहास जानने वाले लोग जानते हैं एडोल्फ हिटलर अकेला एडोल्फ हिटलर नहीं था, क्योंकि सोवरेंटी उसके पास भी नहीं थी। अगर उसके पास सोवरेंटी होती तो वह कभी युद्ध हारता ही नहीं, या यूं कहिए वह युद्ध करता ही नहीं उस तरह से जिसमें उसकी पराजय हो जाती। वह केवल अपने देश का विकास सोच रहा होता। लेकिन अधिनायक के पास सोवरेंटी नहीं होती, वह उच्च अभिव्यक्ति है। और सत्ता पर हम मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करेंगे तो मेरा मुख्य कथन सामंतवाद और राजतंत्र छूट जाएगा। तो अब शासन प्रणाली की तीसरी पद्धति है, वह है राजतंत्र। राजतंत्र अधिनायकवाद का स्वच्छ रूप है। वैसे राजतंत्र पृथ्वी पर अनेक राज्यों में, अनेक भूभाग में सबसे सफल, दीर्घकालिक और अस्थायी शासन व्यवस्था रही है। अब मैं ये टिप्पणी कर रहा हूं तो जो ज्यादा ज्ञानी है, जो विद्वान है, उसका खंडन करने की इच्छा हो सकती है। अगर आप में उतनी राजनीतिक योग्यता या अध्ययन नहीं है तो मेरी इस बात को आंख मूंद करके मान लेंगे, क्योंकि आप पृथ्वी पर जब से शासन व्यवस्था का लिखित इतिहास है, सबसे बड़ा लंबा कालखंड आपको राजतंत्र का ही लगेगा, परंतु यह सत्य नहीं है। फिर भी राजतंत्र सबसे अस्थायी, सटीक शासन व्यवस्था रही है, और इसके पीछे कारण है जिस चीज को मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि राजतंत्र क्या होता है। राजतंत्र वह सामाजिक समझौते के सिद्धांत से उत्पन्न नहीं होता, परंतु राजतंत्र में लोकतंत्र के सारे गुण निहित होते हैं, क्योंकि राजा के अधीनस्थ जितने भी लोग होते हैं वह लोकतंत्र में जी रहे होते हैं। अर्थात कोई भी समस्या है, आपसी समझौते से वह अपनी समस्या को हल करते हैं और राजा के पास केवल उसकी प्रामाणिकता लेने जाते हैं। इस प्रकार से राजतंत्र लोकतंत्र का उदाहरण लगता है। तो अब राजतंत्र की व्यवस्था को मैं परिभाषित करूं, पृथ्वी पर शासन करने वाली वह व्यवस्था जिसमें
एक व्यक्ति कुल, वंश और समाज के निरंतर प्रवाहमान एकमात्र अधिपति होता है। कुल, वंश और समाज की व्यवस्था में एकमात्र अधिपति होता है, वह व्यवस्था राजतंत्र होती है, क्योंकि इसमें शासक परिभाषित और पूर्णतः सॉवरेनिटी वाला होता है, अर्थात वह संप्रभुता संपन्न अधिपति होता है। राजा ही राजतंत्र का केंद्र होता है, उसके ऊपर कोई नहीं होता है। सारी सत्ता राजा में ही निहित होती है। सत्ता की सारी उत्पत्ति राजा से ही होती है। वह व्यवस्था राजतंत्र होती है। उसमें कुल, वंश पर आधारित व्यवस्था होती है, अर्थात राजा किसी निश्चित कुल, वंश या परिवार का ही होता है। राजतंत्र में अधिनायक की तरह जनता समझौता करके सत्ता का विकेंद्रीकरण नहीं कर सकती। अधिनायकवाद में सत्ता का विकेंद्रीकरण होता है कि एक अधिनायक मुखौटा की तरह रख दिया जाता है, उसके पीछे अनेक लोग सत्ता का उपभोग करते हैं। परंतु राजतंत्र में ऐसा नहीं होता, वह सत्ता की केंद्रीकृत प्रणाली होती है। अभी मैं उदाहरण दूंगा, लेकिन उससे पहले इसे पुनः सुन ले। एकमात्र अधिपति होता है, शासन का एकमात्र अधिपति राजा होता है। राजतंत्र में वह पूर्णतः सोवरेनिटी वाला होता है, संप्रभुता संपन्न होता है। असंप्रभुता से तात्पर्य होता है शासन करने की अनियंत्रित शक्ति। एको अहम द्वितीयो नास्ति, न भूतो न भविष्यति। जब तक राजा राजा है, जीवित है, जब तक कि वह अपना अधिकार किसी को पूर्ण रूप से न सौंप दे, अर्थात वह अपना उत्तराधिकारी घोषित न कर दे, तब तक सारे के सारे राजनीतिक अधिकार उस राजा में ही निहित होते हैं। वह पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि होता है। यह मैं बता देना स्पष्ट समझता हूं, क्योंकि आपको किसी प्रकार का भ्रम न हो। जिस प्रकार से आप ईश्वर से यह नहीं अपेक्षा कर सकते कि वह निर्णय क्या लेते हैं। आपका जन्म क्यों हुआ, इसका निर्णय ईश्वर लेते हैं। तो राजा ने राज्य क्यों गढ़ा, राज्य का विस्तार क्यों किया, राज्य में कौन निर्णय किस लिए लिया, यह सवाल आप राजा पे नहीं पूछ सकते, क्योंकि राज्य की प्रत्येक संपदा का वो एकमात्र स्वामी है। जैसे संपूर्ण सृष्टि का एकमात्र स्वामी ईश्वर है, उसी प्रकार राज्य का एकमात्र स्वामी राजा है। बहुत ही राजा एक नकारात्मक प्रवृत्ति का व्यक्ति लग रहा है कि राजा एक नकारात्मक व्यक्ति होता है, जैसा आजकल समझाया भी जाता है। तो जी हां, राजा को नकारात्मक ही ले, सकारात्मक ना ले, क्योंकि सभी व्यक्ति राजा नहीं हो सकते और सभी लोगों में सत्ता का वितरण राजा नहीं कर सकता। अगर कोई ही व्यक्ति ऐसा सोचता है तो दिक्कत हो जाती है। राजतंत्र की व्यवस्था पर थोड़ा सा मैं टिप्पणी कर देता हूं। जब अधिपति एक ही होता है तो हर काम क्या वही अधिपति करेगा? नहीं, उसके अंदर भी अनेक सरकारों की व्यवस्था होती है। राजा के पास सत्ता, संप्रभुता दोनों होती है और सरकार के लिए वह व्यवस्था में अधिकारों का प्रवाह करता है। इसका एक ऐसे वृक्ष से तुलना की जा सकती है जिसकी जड़ राजा है, उसका तना सरकार है और सरकार में विभिन्न प्रकार के प्रशासनिक स्तर और कर्मचारी होते हैं और उसकी शाखाएं प्रजा हैं। उसकी सारी की सारी ऊर्जा और राजनीतिक सत्ता का प्रवाह नीचे से ऊपर की ओर होता है, अर्थात राजा से सरकार, सरकार से प्रजा तक होता है। यह राजतंत्र की व्यवस्था है और इसमें सभी के सभी लोग जो होते हैं वेतन भोगी होते हैं, जो राज्य के कर्मचारी होते हैं। यह बता देना आवश्यक है, क्योंकि मैं इसके बाद दूसरी व्यवस्था सामंतवाद पे टिप्पणी करने वाला हूं। अब प्राचीन काल में कुछ उदाहरण दे देता हूं। अगर मैं ऐसा ना करूं तो आप लोगों को समझने में भ्रम हो सकता है।
तो भारत में राजतंत्र का स्पष्ट और सफल उदाहरण मौर्यन अंपायर है, जिसमें चंद्रगुप्त राजा थे और उनके अधीन बहुत बड़े साम्राज्य का निर्माण हुआ और उसमें शासन प्रणाली एक छत्र थी। बहुत सारे राज्य अधिकारी थे जो राज्य का प्रशासन संभालते थे। उन्हें वेतन दिया जाता था। भू अनुदान या टैक्स कलेक्टर का दलाली सिस्टम नहीं था, उन्हें वेतन दिया जाता था। सम्राट अशोक तक यह व्यवस्था चलती रही। अब इसकी आलोचना मैं अंत में करूंगा, अभी इसका मैंने व्याख्या किया। पूरी वार्ता को ध्यान से सुने और तब अब देखें कि आपके मन में भ्रम होता हो। तो आधुनिक समय में भी, अच्छा प्राचीन काल में क्या दुनिया में केवल मैंने मौर्यन एम्पायर का उदाहरण दिया था, इसके समतुल्य और कहीं था? जी हां, रोमन अंपायर में ऑगस्टस सीजर राजतंत्र के प्रमुख उदाहरण में है कि प्राचीन काल का सबसे बड़ा दूसरा साम्राज्य अगर कहा जाए तो वह रोमन साम्राज्य था। और रोमन साम्राज्य के अधिपति ऑगस्टस सीजर अधिनायकवाद को समाप्त करके आए थे और पैक्स रोमाना उसका शासनकाल कहा जाता है। और जब तक ऑगस्टस सीजर रहे और या उनके उत्तराधिकारी में जब तक सामंतवाद का उदय नहीं हुआ, तब तक रोमन अंपायर बहुत विशाल, सुदृढ़, संगठित और जन कल्याणकारी रहा। इसलिए इसको पैक्स रोमाना यानी शांति का युग कहा गया है। और जो भारतीय इतिहास जानते हैं वह भी जानते हैं कि मौर्यन अंपायर में सम्राट अशोक तक जम्बू द्वीप में शांति व्यवस्था कायम रही और बहुत ही लोग सुखी संपन्न जीवन जीते रहे। तो राजतंत्र के ये प्राचीन काल के दो उदाहरण हैं। तो क्या आधुनिक काल में कहीं राजतंत्र है? जी हां, आधुनिक इतिहास में राजतंत्र की प्रमुख उपलब्धि में अगर कहा जाए कि राजतंत्र जहां पर था वह है मेइजी राजतंत्र जापान। जब इतिहास आप पढ़ेंगे तो देखेंगे अरे वो तो लोकतांत्रिक व्यवस्था थी, लेकिन नहीं, वह विशुद्ध रूप से राजतंत्र था। मेइजी जापान, जो हम मेइजी पुनर्स्थापना के बारे में डिटेल से जानेंगे तो वह कहेंगे उसमें कुछ लोगों ने जनता के समर्थन से राजा को चुना, लेकिन राजा क्या थे? पूरी तरह से सोवरेनिटी थी। राजा के प्रति लोगों की आस्था के बारे में इतिहास पढ़ लीजिए कि राजे आधुनिक समय में राजतंत्र का उदाहरण है। अब आप लोग मुझे कहेंगे कि ना ना हम तो बहुत कम राजाओं के उदाहरण दे रहे हैं। अरे राजा में तो बहुत सारे राजा थे, समुद्रगुप्त और ये किस किस का नाम नहीं आप गिनाएंगे बहुत लोगों के लिए। तभी रुक जाइए, अब यहीं पर रुक जाइए। मैंने राजतंत्र की व्याख्या कर दी। राजतंत्र में सारे के सारे कर्मचारी वेतनभोगी होते हैं और दूसरी बात यह होती है कि सारी की सारी सत्ता केवल राजा में निहित होती है। सत्ता का विकेंद्रीकरण नहीं होता। सरकारें होती हैं लेकिन सरकारें पूर्णतः राजा के निर्देशों पर निर्भर करती हैं और राजा और प्रजा के बीच में वह दलाली का काम नहीं करती, बल्कि वह राजा का प्रतिनिधि के रूप में सरकारी अधिकारी कार्य करते हैं। तो इस प्रकार से उनका जो सिस्टम होता है राजतंत्र में अलग होता है। अब मैं बताता हूं सामंतवाद, क्योंकि पृथ्वी पर सबसे लंबा समय सामंतवाद का है। शासन प्रणालियों में सामंतवाद सबसे लंबा समय का रहा है कि यह भी सामाजिक समझौते के सिद्धांत का शक्ति आधारित विभाजन है। परंतु सामंतवाद को अंग्रेजी में फ्यूडलिज्म कहते हैं और फ्यूड का अर्थ होता है भूमि। तो जब भी राजतंत्र से विचलन होकर के भू व्यवस्था प्रबल हो जाती है, राजतंत्र में जमीन का एक निश्चित भूभाग की अवधारणा का कोई अस्तित्व नहीं होता है। राजा अपने भूभाग के लिए केवल उत्तरदायी नहीं होता, उसके भूभाग से अलग भी है तो उसकी प्रजा होती है। जैसे मेइजी जापान में जापान की सेना का चीन पर भी अधिकार था, तो चीन में भी जो जापानी लोग थे उसका अधिपति जापान में बैठा राजा था। ऐसा इंग्लैंड में भी जब तक अमेरिका में लोकतंत्र की स्थापना नहीं हुई तब तक, और यहीं पर लोकतंत्र की बात आती है जो राजा से ये सामंतवाद पढ़ाना पड़ेगा मुझे। ये सामंतवाद को बिना समझे हुए आप राजतंत्र की
व्याख्या से भ्रमित हो सकते हैं। तो सामंतवाद बहुत लंबे समय तक रहा है। तो रोम में सामंतवाद या पश्चिमी दुनिया में सामंतवाद का उदय सबसे प्रमुख घटना है, जो आप इतिहास में ढूंढ सकते हैं, और अध्ययन करने की सुविधा के लिए ये रेफरेंस मैं दे रहा हूं आपको। तो रोम में सामंतवाद का उदय कॉन्स्टेंटाइन के शासन के बाद ही हुआ है। रोमन अंपायर में कॉन्स्टेंटाइन के शासन के बाद सत्ता का विकेंद्रीकरण हुआ। पोप की सत्ता अलग, राजा की सत्ता अलग, और अलग अलग तरीके से सत्ता का विकेंद्रीकरण शुरू हुआ। तो सामंतवाद सत्ता का विकेंद्रीकृत रूप है, जिसमें सत्ता का आधार, शासन का आधार जाति, समुदाय और सांस्कृतिक सामूहिकरण होता है, और यह वंश आधारित नहीं होता है, क्योंकि यह सामंतवाद राजतंत्र का साफ विपरीत होता है। राजतंत्र में जहां केंद्रीकृत सत्ता होती है, सोवरेंटी होती है, सामंतवाद में सोवरेंटी मुखौटा होती है, जैसे अधिनायकवाद में होता है। अब इसका विश्लेषण में करूंगा। ये तीसरे प्रकार की शासन प्रणाली नहीं, चौथे प्रकार की शासन प्रणाली है। यह प्रणाली अभी तक क्रियाशील है, बीच बीच में विचलन होता है, परंतु सामंतवाद अभी भी अस्थायी रूप से उपस्थित है। लेकिन इसकी टिप्पणी मैं करूंगा बाद में, पहले सामंतवाद को समझे। सामंतवाद में भू अधिकार और भू क्षेत्र ही सत्ता का मुख्य आधार होता है। प्रत्येक सामंत एक निश्चित भूभाग के लिए ही सत्ता का संघर्ष करता है, और वह आपसी समझौते से बहुत सारे सामंत मिलकर के एक अधिनायक का चयन करते हैं, जिसे इंपेरर, अंग्रेजी में इंपेरर, फारसी वाले बादशाह कहते हैं। तो भाषा का केवल अंतर होता है, या हिंदी में कहें सम्राट का निर्माण करते हैं। इसमें सम्राट राजा तक की तरह संप्रभुता संपन्न नहीं होता। सम्राट कई प्रकार से सामंतों पे निर्भर होता है, चाहे वह सामंत चक्र किसी भी प्रकार से सामंतों ने अर्जित किया हो। कभी कभी राजा युद्धों के जरिए दूसरे राजाओं को जब अधीनस्थ कर लेता था, तो उसकी सांस्कृतिक स्वतंत्रता को दे देता था और राजनीतिक स्वतंत्रता को अपने अधीन ले लेता था। इस प्रकार से जो सामंत होते थे, उसका वह अधिपति राजा सम्राट हो जाता था, और अधीनस्थ राजा महाराज रह जाता था या राजा रह जाता था। तो यह व्यवस्था थी एक नंबर सामंतवाद की। दूसरा होता था सामंत, जब कोई राजा अर्थात जिसे सम्राट कहेंगे, वह एक निश्चित भूभाग किसी को उपहार स्वरूप दे देता था या फिर प्रशासन संभालने के लिए दे देता था, तो उसके सारे के सारे कार्य राजाओं की तरह हो जाते थे, अर्थात वह सत्ता का उपभोग करने लगता था। सत्ता का जो भी कार्य होता है, शासन करना, न्याय करना, दंड देना, सारा काम करने लगता था वह उस सम्राट के अधीन। जैसा अधिकार सम्राट को, वैसा ही अधिकार सामंत को। तो इस प्रकार से सामंतवाद पनपा। तो यह सामंतवादी व्यवस्था जो है लंबे समय तक चलती रही है, और 20वीं शताब्दी तक भारत में भी सामंतवाद रहा है, और अभी भी कई देशों में सामंतवाद है। सामंतवाद कई देशों में है। इसमें राजा केवल मुखौटा होता है, और वह संवैधानिक पद होता है। वास्तविक सत्ता राजा के पास नहीं होती है। जब किसी प्रशासनिक व्यवस्था में राज्य या भूभाग का प्रशासनिक अधिकार का विकेंद्रीकरण हो जाता है और सत्ता का विकेंद्रीकरण हो जाता है, तो यह व्यवस्था सामंतवाद होती है। और यह भूभाग पर आधारित होती है,
राष्ट्रवाद का दौर भी वास्तव में सामंतवाद की ही प्रवृत्ति का देन था। अलग अलग छोटे छोटे राष्ट्र क्रिएट कर दिए गए जो सांस्कृतिक स्वतंत्रता चाहते थे, परंतु शासन की व्यवस्था अलग अलग सत्ता के पास होती थी और ये सारे के सारे सत्ताधीश अपनी सारी सत्ता का मुखौटा एक सम्राट को चुन देते थे। वह सम्राट भी इन सामंतों के बीच का एक सामंत ही होता था, वह भी इससे अधिक नहीं होता था। उसके पास सॉवरेंटी नहीं होती थी कि वह अपने अधीनस्थ जो लोग थे, जिसे सामंत कहिए या अधिकार रखते थे, सैन्य अधिकार या फिर प्रशासनिक अधिकार, उन्हें किसी प्रकार से दंड दे सके। उसके पास यह अधिकार नहीं होता था। चाहे वो ब्रिटेन के राजा ही क्यों न हो, वो सामंतवादी व्यवस्था में थे। वह अपने अधीन किसी औद्योगिक शक्ति को दमन नहीं कर सकते थे। उन्होंने कोशिश किया, ऐसा नहीं कि इतिहास में, इसलिए मैंने अमेरिका वाला उदाहरण दिया था कि अमेरिका में जब तक गणतंत्र की स्थापना नहीं हुई थी तब तक यह सामंतवाद और राजतंत्र के बीच एक बफर सिस्टम चल रहा था, जहां पर संघर्ष चल रहा था। राजतंत्र से सामंतवाद की ओर पलायन हो रहा था या सामंतवाद से राजतंत्र की ओर पलायन होते रहता है, क्योंकि ब्रिटेन का राजा अमेरिका के लोगों पर भी अपनी ही प्रजा समझ करके शासन करना चाहता था और उस पर अपनी सोवरेंटी का प्रभाव देना चाहता था। तो सत्ता जो सर्वोच्च अभिव्यक्ति है जीवों की, तो इसके तहत अमेरिकी उपनिवेशों ने ब्रिटेन की अधीनता के विरुद्ध संघर्ष शुरू कर दिया और राजा की सत्ता को चुनौती दी और वो स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर लिए। तो ये मैंने जो वहां टिप्पणी की थी उसके लिए उदाहरण देना आवश्यक है। अब दूसरी बात रही कि सामंतवाद अभी भी है, कुछ देशों में प्रत्यक्ष रूप से है, जैसे कि संयुक्त अरब अमीरात। मैं इसलिए उदाहरण दे देता हूं क्योंकि कुछ विद्वान लोग कहते हैं वहां राजतंत्र है, जिन्हें वहां राजतंत्र नहीं है। वहां पे 7 अमीरात मिलकर के एक संयुक्त अरब अमीरात बनाते हैं और उन्हीं वर्गों में से एक व्यक्ति वहां का शहंशाह है, जो भी है, शाह है या शासक है, आप उसे राजा से तुलना कर सकते हैं, लेकिन वो सम्राट है, उसके 7 अमीरात हैं। ब्रिटेन में भी ऐसा ही रहा है, वो सामंतवादी व्यवस्था है, राजा नाम का है। वह संवैधानिक लोकतंत्र है ब्रिटेन में, तो वहां भी राजा नाम का है, उसके पास सोवरेंटी तो नहीं है, लेकिन राजतंत्र में सोवरेंटी होती है, राजा के कर्मचारी ही शासन करते हैं। लेकिन ब्रिटेन में भी ऐसा नहीं है। जापान में वर्तमान में, मैं इसलिए मेजी जापान की बात की थी, उसके बाद की स्थिति में वहां लोकतंत्र है और वहां भी संवैधानिक राजतंत्र है। और संवैधानिक राजतंत्र जहां भी है वह व्यवस्था राजतंत्र नहीं है, वह सामंतवाद है, क्योंकि सत्ता का विकेंद्रीकरण हो जाता है और सत्ता हमेशा संघर्ष का केंद्र बिंदु बना रहता है, सत्ता के लिए संघर्ष जारी रहता है। तो ऐसी स्थिति में हम ये कह सकते हैं कि वर्तमान समय में भी सत्ता जो है वह सामंतवादी व्यवस्था में ही है। तो यह सामंतवादी व्यवस्था चौथा चरण है, चौथा प्रकार का राजनीतिक व्यवस्था है। तो अब सामंतवाद पे हम टिप्पणी करेंगे आगे, सामंतवाद की इस व्यवस्था से टिप्पणी थोड़ी आगे, कि मैंने आलोचना करने की बात कही क्योंकि कुछ बुद्धिमान लोग, जैसे अभी हाल में ही नेपाल में राजतंत्र की मांग उठ रही है, 2015 से उठ रही है, बीच बीच 2017 में भी काफी आंदोलन हुए, अभी हाल में बहुत ज्यादा जोर शोर पहुंच रहा है और बहुत सारे लोग इसके लिए प्रयासरत हैं कि नेपाल में राजतंत्र आए, लेकिन वह संवैधानिक राजतंत्र हो। तो मित्रों जान लीजिए, अगर आप संवैधानिक राजतंत्र की मांग करते हैं तो वह उसी प्रकार से विफल हो जाएगा जिसमें जनता का कल्याण नहीं होगा, जैसे कि सामंतवाद में होता है। सत्ता का संघर्ष तब भी जारी रहेगा जैसा आपके लोकतंत्र में अभी चल रहा है, क्योंकि सामंतवाद बहुत हद तक आधुनिक जो है लोकतंत्र, जिसे कहते हैं प्रतिनिधि लोकतंत्र में सामंतवाद या लोकतांत्रिक सामंतवाद, इस पर मैं अगली वार्ता बनाऊंगा, उस पर मैं स्पष्ट करूंगा लोकतांत्रिक सामंतवाद। तब तक के लिए मैं अपनी इस वार्ता को विराम देता हूं। मेरी वार्ता को यहां तक सुनने के लिए
धन्यवाद। जय श्री राम।